हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस करेंगे यूनिट पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। आज के वीडियो में मेनली हम टॉपिक डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट, सर्जिकल सेफ्टी। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंट एंड एडवर्स इवेंट में आरसीए, सीएपीए दैट इज़ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आरसीए का फुल फॉर्म है रूट कॉज एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये सारे पॉइंट्स आपके बेसिकली फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में कवर करते हैं और कुछ आपके पॉइंट्स इन्फेक्शन कंट्रोल में भी है, तो उस चीज़ को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं वरना आपके जो ये यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो आपकी 3 पार्ट में हो चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 3 है। अगर इनको भी हम लोग करेंगे तो शायद इसके पार्ट 4 पार्ट 5 भी आ जाए, तो इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। और एक बार आप इसको देखिएगा, अगर आपके इन सारे टॉपिक में कोई भी डाउट हो, अगर आपको ना समझ में आ रहा है या फिर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। हम पार्ट 4 वीडियो इसकी क्रिएट कर देंगे जिसमें हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हमारे टॉपिक को। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट। अब सबसे पहले आपको नाम से क्लियर हो रहा है, अब इसमें हम लोग पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं और टॉपिक हमारा है शिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग। जब हम लोग पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, तो आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करने हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, यह आपका इस टॉपिक में डिस्कस करा गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? जब हम लोग मूविंग अ पेशेंट फ्रॉम वन फ्लैट सरफेस टू अनदर, सच एज फ्रॉम अ बेड टू स्ट्रेचर या फिर बेड टू व्हील चेयर या व्हील चेयर से चेयर या फिर व्हील चेयर से टॉयलेट या वाइस वर्सा, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? एक सरफेस से या एक जगह से दूसरी जगह पेशेंट को मूव कराना। अब उसको हम लोग बेड से स्ट्रेचर भी ला सकते हैं, स्ट्रेचर से बेड ला सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? या फिर बेड से स्ट्रेचर या फिर स्ट्रेचर से बेड। तो ये आपके कुछ कंडीशंस है जिनको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र। जब इमरजेंसी कंडीशन या फिर इमरजेंसी केसेस आते हैं, जब पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, मतलब कि विद इन हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, तब पेशेंट को जब आप करोगे तब आपका मेंटेन होता है। इन इमरजेंसी केस द पेशेंट नीड टू बी शिफ्ट विद इन द हॉस्पिटल एंड टू अदर हॉस्पिटल सो दैट स्ट्रेस फ्री एंड रिलायबल प्रोसीजर कैन बी अंडरटेकन फॉर पेशेंट एंड पर्सनल। अब इसमें क्या है? पेशेंट को आप विद इन करो या फिर एक्सटर्नल करो, विदाउट में करो, मतलब ये सिंपल सा है आपका। जब आप पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो या शिफ्ट कर रहे हो, तब आप मेंटेन करोगे उसकी सेफ्टी को, उसके रिलायबल प्रोसीजर्स को और उसकी कंडीशन को। यही मेनली आपका इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करा, बस उसी चीज़ को बुक में उसी लाइन को बस 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके कर दिया। बट अगर आप हिंदी में समझ रहे हो तो उसी चीज़ को आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है। इसमें आपके सबसे पहला पॉइंट है प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एंड रिटर्न प्रोसीजर। प्रोटोकॉल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं बात करूँ, पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है आपको वॉशरूम के बाद में दूसरे वार्ड में, तो आपके पास व्हील चेयर और या फिर स्ट्रेचर होना चाहिए पेशेंट के मूवमेंट के लिए, ले जाने के लिए, लाने के लिए। तो उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल डेवलप करना होता है। आपके पास रिटर्न प्रोसीजर सारे मेंटेन होने चाहिए। आपके पास ट्रांसपोर्ट का डिसीजन भी होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप हाई रिस्क पेशेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। फोर्थ पॉइंट, आप प्रिपेयर करोगे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट के लिए। फिफ्थ पॉइंट, आप प्री ट्रांसपोर्ट से उसका कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मेंटेन करोगे। ऐसा नहीं आपने बस उठाया और उसको व्हील चेयर पर रख बिठाला और ले चले। पहले आप उसको कोऑर्डिनेट करोगे, उससे बातचीत करोगे, उसको बताओगे कि आपको पहला पैर नीचे रखना है, फिर ऐसे बैठना है, ऐसे पकड़ना है। उसके बाद में अकम्पनिंग पर्सनलिंग करोगे, फिर साथ में उसके इक्विपमेंट्स, ड्रग मॉनिटर, ये सब भी करना है आपको। आप केयर करोगे जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं है व्हील चेयर आप लेके जा रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, पर्सन आपका गिर रहा है या फिर उसको चोट लग रही है, आप उस टाइम पे भी उसकी केयर करोगे।
साथ ही साथ आप केयर करोगे जहाँ डेस्टिनेशन है। अब जैसे कि अब टॉयलेट में उसकी डेस्टिनी थी, फॉर एग्जांपल उसको वॉशरूम यूज़ करना था, फिर अब वहाँ पे आप जाके ऐसे नहीं छोड़ दोगे, वहाँ पे भी आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पे भी उसकी केयर करनी है। फिर हर एक पॉइंट के अंदर आपका डिस्कशन है, जैसे कि प्रोटोकॉल डेवलपमेंट और रिटर्न प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या आता है तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं हिंदी में। बुक PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका है प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एंड रिटर्न प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होता है, इसके हर एक पे आपको डेवलपमेंट मिलेगा, हर एक इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे प्रोटोकॉल्स के, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। तो इसका आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में करेंगे, रिटर्न फॉर्म में करेंगे। फिर आपका आता है डिसीजन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी आपके मैनेजमेंट होते हैं, जो भी आपका होता है, सबसे पहले उसको आपको डॉक्टर या किसी भी फिजिशियंस का प्रिस्क्रिप्शन या फिर ऑर्डर लेना होता है, जिससे आप वर्क करोगे। साथ ही साथ उस टाइम पे आपको पेशेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है या करना है, उस वाली कंडीशंस को भी चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोगों को ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर के बाद हम लोग क्रॉस में चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिलता है IV रिमूव कर दो, ऑर्डर मिला है ना, तो आप रिमूव करने से पहले पूछते हो उसको रिमूव करना है नहीं करना, कंडीशंस देखते हो, फिर आप वर्क करते हो ना। तो वैसे ही आप ट्रांसपोर्ट में भी करोगे। तो अगर पेशेंट को नहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें आप देखोगे कि एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन है नहीं प्रोवाइडेड है, तब आप कर रहे हो। आप उसका हीमोडायनेमिक परफॉर्मेंस को चेक करोगे, आप उसके कार्डियोपल्मोनरी, मेनली आप उसके सारे वाइटल्स, उसकी कंडीशन, उसके कॉन्शियसनेस लेवल को देखोगे, और ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में भी मेंशन है। फिर आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। जब आप करोगे हाई रिस्क पेशेंट का, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करोगे, अब जो पेशेंट है, सबसे पहला पॉइंट जैसे इसमें दे रखा है कि मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं वो भी मैकेनिकल वाला, उसको ज़्यादा रिक्वायर होता है एक्सपिरेटरी प्रेशर का और इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का। तो अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा और उनके ये सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। फिर आप पेशेंट के थेरेपेटिक इंजरी को देखोगे, इनके में कोई सिवियरिटी स्कोर तो नहीं है, आप हेड इंजरी को देखोगे, आप फिर हीमोडायनेमिक स्टेबल को देखोगे, पेशेंट को कॉन्शियस लेवल को देखोगे, अनस्टेबल तो नहीं है, उसमें कोई मतलब कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, उन सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करोगे पेशेंट में। फिर आप प्रिपेयर करोगे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले तो पेशेंट को आप कोऑर्डिनेट करके सारी चीज़ें बताओगे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए। फिर आप पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने से पहले ये भी देखोगे कि उसको नीड है या फिर ऐसे ही करना है, अर्जेंट है या नहीं, उस टाइप से आप देखोगे। उसके बाद में आप हर एक चीज़ उसके मेंटेन करोगे, जिसको फ्लूइड मेंटेनेंस है या फिर वैसे एक्टिव ड्रग्स की ज़रूरत है वो भी आप अलाउ करोगे, एयरवे मेंटेन करोगे, ET ट्यूब है या फिर कोई भी आपका ट्यूब है उसको आप देखोगे, वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट्स आप उनको मेंटेन करोगे, कोई भी आपके इंपॉर्टेंट इन्फ्यूजन्स है वो भी आप रन आउट करोगे ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स या फिर ड्रग्स चल रही है, वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप करोगे, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब आप फुलफिल करोगे, प्रिपेयर करोगे। क्योंकि आप पेशेंट को कर रहे हो, आप उसकी सेफ्टी को भी मेंटेन करोगे, व्हील चेयर करने के बाद बेल्टिंग मेंटेन करोगे, अगर रीस्टेंड करने की ज़रूरत है तो वो भी करोगे। जैसे कि स्ट्रेचर होता है तो स्ट्रेचर पे जो बैंड होता है उससे आप कवर करोगे। अगर पेशेंट का यूरिनरी बैग या फिर ड्रेनेज बैग या फिर उसका ड्रेन आउट हो रहा है तो उसको भी आप उस टाइम पे मेंटेन करोगे, या कोई भी आपका फार्माकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट उस टाइम पे अगर मेंटेन करनी है कोई ड्रग के, तो वो भी आप ट्रांसपोर्ट टाइम पे पेशेंट का प्रिपेयर करोगे। तो ये आपके होते हैं प्रिपेयरिंग पेशेंट का जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे। फिर आपका पॉइंट है प्री ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट करने से पहले पेशेंट से और डिपार्टमेंट से और डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट से आपको पहले बात करनी है, कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, टाइमिंग मेंटेन करनी है, और उसमें में कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट या कोई प्रोसीजर मेंटेन नहीं करना है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और जो भी डिपार्टमेंट है उस ट्रांसपोर्ट करने से पहले आप इन्फॉर्म करोगे, लोकेशन रिसीव करनी उसको भी इन्फॉर्म करोगे, सारी चीज़ रिटर्न फॉर्म में आपकी होनी चाहिए, और जो भी आपका फिजिशियन ऑर्डर आपको उस अकॉर्डिंग पे वर्क करना है। प्री ट्रांसपोर्ट में मेनली आपके यही वर्क करते हैं। फिर आपका आता है एक्कोम्पनिंग पर्सनल। इसमें क्या होता है, जो फिजिशियन और जो भी नर्स होते हैं वो पेशेंट के जो भी ट्रांसपोर्ट टाइम पे अकम्पनी करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में जो भी उनका डिप्रेशन इश्यूज़ होता है उसको भी पेशेंट और कब जो रहता है वो भी फिजिशियन और नर्स को मैनेज करना होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, और मेनली उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। और साथ में आप
आप कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए मेंटेन करेंगे कि उसकी जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए और जो भी ट्रांसपोर्ट टीम है वो ट्रेंड होनी चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट टीम ट्रेंड भी आपके आपके अकम्पनिंग पर्सनल में आती है और इसी के इक्विपमेंट्स ट्रक मॉनिटर आपके जो आते हैं, मतलब कि अगर पेशेंट का वर्क आ रहा है तो मेन इसमें पर्सनल में जाएगा और जो उसके सराउंडिंग्स का आता है जैसे उसके इक्विपमेंट्स ड्रग मॉनिटर का, उसके लिए एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आप इन सबको मेंटेन करोगे। फिर आपका आता है केयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। केयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में आप पेशेंट को देखोगे कि जिस लेवल, फॉर एग्जांपल उसका कॉन्शियस लेवल पहले जिस स्कोर पे था और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट भी उतना होना चाहिए। वाइटल्स को आप मॉनिटर करते रहोगे, कोई भी एडवर्स इवेंट तो नहीं आ रहा, आप वो भी चीज़ देखते रहोगे। आप हर एक चीज़ को डेस्टिनेशन पॉइंट पे क्लियर करोगे, जाके रिटर्न फॉर्म में करोगे, आप कम्युनिकेबल रहोगे। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट टीम आपकी ट्रेंड होनी चाहिए और आप जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जहाँ पे भी आपने लोकेशन अचीव करी है, उसके बाद में जहाँ से आप ले गए थे, मतलब कि एक होता है ना एक लोकेशन से लेके दूसरी लोकेशन गए। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी वार्ड से आप आईसीयू वार्ड गए, तो आईसीयू वार्ड आप पहुँच जाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है और मेंशन करना होता है। फिर आपका आता है केयर एट डेस्टिनेशन। अब आपका था कि इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू वार्ड, तो आईसीयू वार्ड में जाके ऐसे तो नहीं कि आपने स्ट्रेचर पे छोड़ दिया, इस स्ट्रेचर से आप उसको बेड पे शिफ्ट करोगे, उसके फ्यूजन को फिर से जो भी चीज़ अगर आपने स्लो डाउन करी हो तो उसको फिर से मैनर में करोगे, जो आपने ड्रग रोकी थी उसको फिर से कंटिन्यू करोगे, फ्यूजन कंटिन्यू करोगे। और साथ ही साथ में ड्रेन पैकेज आपने उस टाइम पे तो उसका प्रेशर और उसका जो लेंथ था वो डिक्रीज करोगे, उसको आप फिर से मेंटेन करोगे, वेंटिलेटर को फिर से मेंटेन करोगे, पेशेंट का पोजीशन मेंटेन करोगे, कंफर्टेबल मेंटेन करोगे। तो ये आपका डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद आप पेशेंट में मेंटेन करोगे। तो ये सारी चीज़ आप मेंटेन करोगे केयर एट डेस्टिनेशन में। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट। इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएशन ट्रांसफ़र की होती है, अरेंज जो कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीम उनकी होती है। पेशेंट केयर की केयर होती है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, उसके इक्विपमेंट्स पर्सनल और सारी मॉनिटरिंग की। ट्रांसफ़र जब फिजिशियन करो तो उनकी भी होती है। आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, तो ये सारी आपको रिक्वायरमेंट्स, ये सारे जितने भी रिटर्न वर्क रहते हैं, जो भी प्रोसीजर रहता है, जो भी इक्विपमेंट्स वर्क रहता है पर्सनल्स का, वो सारी चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट टाइम पे मेंटेन करनी होती है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आपके मेन टू टाइप्स के आते हैं, एक होता है इमरजेंट, एक होता है सेमी इमरजेंट। इमरजेंट में ये आपके एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस के लिए होता है, जैसे कि कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं हुई है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई लैक ऑफ स्टाफ है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इसमें भी आप सेफ्टी और इफेक्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। सेमी इमरजेंट में क्या होता है कि इसमें हायर लेवल ऑफ केयर की ज़रूरत या फिर स्पेशली सर्विस की ज़रूरत रिक्वायर होती है। फिर आपका आता है इसमें इनिशिएटिंग ट्रांसपोर्ट एंड प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने से पहले कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेबल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी आपको पता है कि कैसे आपको करना होता है। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या होता है, इसमें आपको मोड को ट्रांसपोर्ट करना होता है उसके क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स होगी पेशेंट की, वैसे आप उसको यूज़ करोगे। फिर आप इसमें सेलेक्ट भी वैसे ही करोगे। इसमें आप नेचर देखोगे, पर्सन कितना इल है, फिर उसकी क्लिनिकल इम्पैक्ट कितना है उसके इन्वायरमेंट पे, आप वो देखोगे। इमरजेंसी अर्जेंसी देखोगे, लोकेशन देखोगे कितने डिस्टेंस पे है, आप रिट्राइवल उसके पर्सनल्स को देखोगे, उसके वॉल्यूम को देखोगे कि कंपेनिंग में कितने हैं। इक्विपमेंट में देखोगे कि रोड अगर ट्रांसपोर्ट करो तो कितने इक्विपमेंट्स टाइम्स में आपके जा पाएंगे। आप रोड कंडीशन देखोगे, स्पीड देखोगे, व्हीकल्स की वेदर कंडीशन देखोगे। तो ये सारी चीज़ आप तब सेलेक्ट करोगे जब ये सारे फैक्टर्स आप देखोगे पेशेंट, ट्रांसपोर्ट और इन्वायरमेंट में, तब आप सेलेक्ट कर पाओगे कि कौन सा ट्रांसपोर्ट आपको चूज़ करना है। फिर आपका आता है केयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, तो आपको पता है कि कैसे आपको पेशेंट की केयर करनी है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट कंडीशन। फिर आपका आता है अकम्पेनिंग इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड मॉनिटरिंग, तो वो सारी चीज़ को भी आपको पता है कि कैसे आपको मेंटेन करना है पर्सन में। बस यही सारी चीज़ आती है, जैसे कि आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट इक्विपमेंट का मेंटेन करोगे, सर्कुलेटरी सपोर्ट इक्विपमेंट का मेंटेन करोगे, अदर इक्विपमेंट्स का मेंटेन करोगे, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स का आप मेंटेन करोगे ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट।
आप मॉनिटर करते रहोगे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, आप कंटिन्यूस आप पीरियोडिक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, आप मॉनिटर करने वक्त इंटरमिटेंट भी करोगे, अकम्पेनिंग करोगे पर्सनल। फिर जब आप रिसीव कर लोगे जो भी वार्ड जो भी डिपार्टमेंट आपका है वहाँ पे आप केयर करोगे पेशेंट की, उसके ट्रांसपोर्ट के, उसके मैनेजमेंट के, उसके हर एक चीज़ की, जो चीज़ हम लोगों ने पॉइंट में डिस्कस करा है। तो अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट। मैंने हमने इसको ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट एक आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए हमने डिस्कस करा है, क्योंकि आपने अभी तक फाउंडेशन में ये सारे हेडिंग्स को नहीं डिस्कस करा है। मेनली आपके लिए इंट्रा और इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, फिर आपका इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट के 9 पॉइंट है, और फिर आपके इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट के आपके 8 पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। अब नाम से ही आपको क्लियर हो चुका है कि इसके अंदर स्पेसिफिक टॉप पॉइंट्स को आपको क्या क्या मेंशन करना है। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो आप उसकी हिंदी मीनिंग निकाल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में कभी भी पॉइंट अगर ना समझ में आए कि इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे आ रहा है डिसीजन फॉर ट्रांसपोर्ट और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से समझिए कि आप ट्रांसपोर्ट टीम में हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, ट्रांसपोर्ट टीम मेंबर है, और एक पर्सन है जो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको लेके जाना है। तो आप कैसे उससे डिसीजन लेंगे, कैसे उसको ट्रेन करेंगे, कैसे उसको आप मैनेज करेंगे, कैसे उससे कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे उसकी केयर करेंगे, और अगर वो आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर है तो उस टाइम पे आप क्या क्या मेंटेन करेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट को नहीं लिखना है, पॉजिटिव पॉइंट को आपको कॉपी में मेंशन कर देना है। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल और सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हो खुद से। एचएन में क्या आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से को रिलेट करना होता है, बट इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी में आप खुद से को रिलेट करोगे तो आपको ईजी रहेगा और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे इसमें आपको वर्क करना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सर्जिकल सेफ्टी। तो सर्जिकल सेफ्टी WHO के द्वारा हम लोगों के 2008 से स्टार्ट हुई है। ये आपकी चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है हॉस्पिटल और सर्जरी सेंटर्स पे, जहाँ पे ये सर्जरी परफॉर्म होती हैं। ये इसलिए करी गई है जिससे आपकी सर्जरी अच्छे से हो सके और सर्जरी टाइम पे आप सेफ्टी मेंटेन रखो और आउटकम भी अच्छा है। तो बस मेन रीज़न इस सर्जिकल सेफ्टी का यही है। फिर आपका आता है वार्ड चेकलिस्ट। अब ये वार्ड चेकलिस्ट क्या होती है, कोई भी पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले ये चेकलिस्ट आपके प्रिपेयर हो जाते हैं और इसको हम लोगों को कंप्लीट करना होता है वार्ड में। अब ये इनिशियल चेक होता है, इसमें हर एक रिक्वायरमेंट्स चेक होते हैं नर्सेस के द्वारा, जैसे कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। उसने एक सैम्पल पेपर आपके सामने जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्री ऑपरेटिव में आप कैसे चेक करते हो। तो आपको कोई एलर्जी, कोई पर्सन को कोई एलर्जी तो नहीं है, आखिर में उसने कब खाना खाया था, कब उसने फ्लूइड इनटेक लिया था, उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, BM उसका कितना है, आप उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टाइम देखोगे, डेट देखोगे, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है, रिजल्ट क्या है, आप उसके थ्रोम्बो एम्बोलिज्म स्ट्रक्चर को देखोगे, प्रोफाइल एक्सेस को चेक करोगे, और आप उसमें LMP में सिम्टम्स को भी चेक करोगे। तो ये आपका रहता है वार्ड चेकलिस्ट में पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है नर्सिंग चेकिंग। इसमें क्या होता है, ये आपकी मेन कंप्लीटेड होती है नर्सिंग स्टाफ के द्वारा। ये आपकी वर्क करती रहती है प्री भी और पोस्ट भी, मतलब कि ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के बाद भी। अब ऑपरेशन से पहले क्या होता है, अगर कभी भी आपने सर्जरी वार्ड में वर्क करा होगा तो अगर पर्सन की कल सर्जरी होनी होती है तो आज वार्ड में उसको इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन, और फिर उसको हम लोग निग्नोकेन जेल टेस्ट करते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है, साथ ही साथ उसको फ्लूइड मैनेजमेंट भी करते हैं। फिर हम लोग उसी पेशेंट में टेस्ट करते हैं कोई उसका BP तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों की प्री में आती है, सेम एज हम लोगों को पोस्ट में भी करनी होती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन रिस्क होने के चांसेस होते हैं। ये सारे चीज़ हमारा वार्ड चेकलिस्ट के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में मेंशन है। तो वार्ड चेकलिस्ट कभी भी है तो पहला पॉइंट आपका सर्जिकल चेक होता है, दूसरा आपका नर्सिंग चेक होता है। और अगर आपने ये सारा क्लिनिकल वर्क करा होगा तो आपको वार्ड चेकलिस्ट खुद से पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो तो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट है, इसमें तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन भी नहीं है जो आप प्री ऑपरेटिव में करते हो। तो नर्सिंग चेक में आपने जो भी मैंने आपको पॉइंट्स प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव में बताया तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आता है थिएटर चेकलिस्ट। तो थिएटर चेकलिस्ट में मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप सर्जरी परफॉर्म होगी वहाँ पे आप चेक करोगे।
अब इसमें आपको चेक क्या करना होता है। अब जैसे कि पर्सन है, अब पर्सन की सर्जरी होने जा रही है तो आप उसको क्या चेक करोगे, सबसे पहले उस जो भी आपने वार्ड चेक लिस्ट है उससे एक बार क्रॉस चेक करोगे, पेशेंट का पूरा डेटा एक बार क्रॉस चेक करोगे आप। उस सब करने के बाद में पेशेंट को ड्रेपिंग करोगे, हाइजीन उस टाइम पे पूरा आपका मेंटेन होना चाहिए। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो आपके स्टाइल होने चाहिए। आपको एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है, प्रोसीजर आपका ऐसे ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपका इंसिजन, टाइम आउट, साइन इन सब को भी आपको मेंटेन करना होता है। अभी आप ये वर्ड सोच रहे होगे कि साइन इन, ये टाइम आउट क्या होता है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ। जो एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले का समय होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन इन। क्या कहते हैं? साइन इन। अभी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया नहीं है, फिर जब हम लोग पेशेंट में सर्जरी परफॉर्म होती है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, स्किन का इंसिजन होता है, स्किन की कटिंग होती है, उसको हम लोग कहते हैं टाइम आउट। जब पेशेंट ऑपरेटिंग मतलब ओटी रूम को छोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं साइन आउट। साइन इन का मतलब है कि एनेस्थीसिया भी नहीं दिया गया है। साइन आउट का मतलब है ओटी से पेशेंट ने हो गया है, वो हट रहा है, तब साइन आउट आएगा। फिर आपका आता है टाइम आउट। टाइम आउट में स्किन का इंसिजन होता है। तो ये सारी चीज़ आप को इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो आप फर्दर आगे टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है साइन इन। साइन इन आपका आता है बिफोर एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले। इसमें सबसे पहले तो आप पेशेंट आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करोगे, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन डेटास को चेक करोगे, उसके रिकॉर्ड फाइल्स को देखोगे, उसके मेडिकल और पास्ट सर्जरीज को देखोगे, कोई ऐसी परफॉर्म तो नहीं है, वो सारी चीज़ आप कंफर्म करोगे। फिर आप सर्जिकल साइट, प्रोसीजर, सर्जिकल कंसेंट को देखोगे कि सर्जिकल कंसेंट पे उसका साइन है नहीं है, उसको पता इन्फॉर्म है कि नहीं है। ये सारी चीज़ एनेस्थीसिया देने से पहले चेक होती हैं। प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले आप सोचते हो, ऐसा तो नहीं कि आपने पेशेंट देखा बस प्रोसीजर परफॉर्म करने लगे, एक सेकंड में आप सोचते हो कि कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि नहीं है। पूरी सर्जरी उस टाइम पे आप प्लान करते हो, फिर सर्जरी साइट देखते हो, फिर उस टाइम पे आप प्रिपेयर करते हो, फिर सर्जरी साइट को प्रिपेयर करते हो। प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, जो प्री ऑपरेटिव मार्किंग होती है उसको आप करते हो, जैसे कि करेक्ट साइट ओपन करना, ड्रेपिंग मेंटेन करना, और आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके स्टाइल होना। आप उसके मेडिकेशन एलर्जीज़ को देखोगे, आप एनेस्थीसिया चेकलिस्ट देखोगे कि किस एनेस्थीसिया से उसको एलर्जी है, कौन सा एनेस्थीसिया उसको देना है, कल उसका मतलब यस्टरडे कौन सा एनेस्थीसिया उसको टेस्ट करा गया है, कौन सा अवेलेबल है, कौन से एनेस्थीसिया से उसको एडवर्स रिएक्शन होता है, आप वो देखोगे। फिर आप ये भी चेक होगे कि वो प्रिपेयर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या नहीं। सर्जिकल टीम ये भी चीज़ को कंफर्म करती है, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीडेड हो जाएगा तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस सब के लिए आप देखोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आते हैं साइन इन में। सबसे पहला पॉइंट आप साइन इन में देखोगे, कंफर्म करोगे पेशेंट आइडेंटिटी को। सेकेंड पॉइंट है प्लान्ड सर्जिकल साइट प्रोसीजर एंड सर्जिकल कंसेंट। थर्ड पॉइंट है पर सर्जिकल साइट मेकिंग। फिर आपका है फोर्थ मेडिकेशन एलर्जीज। फिफ्थ आपका एनेस्थीसिया चेकलिस्ट। सिक्स्थ आपका पॉइंट है प्रिपेयर फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर आपका आता है पॉइंट टाइम आउट। टाइम आउट मतलब कि जब आपका स्किन सीजन होने वाला है उससे पहले का समय, उसको हम लोग कहते हैं टाइम आउट। इसमें आप टीम मेंबर का इंट्रोडक्शन होगा, टीम मेंबर्स को देखोगे कि कौन कौन है, और साथ में इंट्रोड्यूस करने के बाद उनके नाम आपको पता होना चाहिए, उनका रोल पता होना चाहिए, उनका काम क्या है। फिर आप रीफ कंफर्म करोगे सर्जिकल कंसेंट को, कंसेंट है फाइनल एक बार चेक करोगे श्योर करने के लिए कि कोई भी चीज़ आप करो वो सही हो, गलत ना हो। फिर रिव्यू करोगे सर्जिकल नर्सिंग और एनेस्थीसिया प्लान को, एक बार फिर से रिव्यू करोगे क्या उसकी सर्जिकल साइट की प्लानिंग आपने करी है। प्लानिंग के बाद में आप प्रोसीजर भी देखोगे, आइडेंटिफाई फिर से करोगे। फिर आप गिविंग एंटीबायोटिक्स के लिए भी एक बार पर्सन को चेक करोगे। तो इसमें आपके मेनली 4 पॉइंट आते हैं टाइम आउट में। सबसे पहले टीम मेंबर इंट्रोडक्शन, रिकन्फर्म सर्जिकल कंसेंट, फिर आता है रिव्यू ऑफ सर्जिकल नर्सिंग एंड एनेस्थीसिया प्लान, फिर आपका आता है गिविंग एंटीबायोटिक, फिर आपका आता है साइन आउट। साइन आउट में क्या आता है, जब पर्सन क्या कर रहा होता है, लीव कर रहा होता है ऑपरेटिंग रूम, उसको हम लोग कहते हैं साइन आउट। इसमें आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है प्रोसीजर को, चेक करना होता है उसमें कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए, क्या आपने इम्प्लांट करा है, क्या आपका ब्लड लॉस हुआ है कितना, और कौन सा एनेस्थीसिया यूज्ड हुआ है, कौन सा आपने यूज़ करा, वो सारी प्रोसीजर को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। साथ में आप काउंट करोगे इंस्ट्रूमेंट्स को, निडल को, स्पॉन्ज को, लेबल करोगे स्पेसिमेन को, ट्रांसपोर्टेशन करोगे, आप इक्विपमेंट्स को चेक करोगे, डिस्कस करोगे पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी प्लान,
पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी प्लान के लिए। तो ये आपके पॉइंट्स आते हैं साइन आउट में। ये सारे पॉइंट्स से आपको क्लियर है कि इसके अंदर आपको कंटेंट में क्या लिखना है, इसीलिए से वो सब हम हेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिटेल में इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे तो स्पेसिफिकली कोई खास टॉपिक या कोई खास पॉइंट नहीं आएगा। ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो फाउंडेशन में हम लोग डिस्कस करते आते हैं। फिर एट लास्ट आपका है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि सर्जिकल सेफ्टी में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन का डेवलप होने का। अगर आपको याद हो बंडल अप्रोच में हम लोगों ने सर्जिकल साइट सेफ्टी करा था, SSI सर्जिकल सेफ्टी इन्फेक्शन साइट, तो उसको हम लोगों को मेंटेन करना होता है क्योंकि सर्जिकल साइट पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। और आपको पता है कि वो 3 टाइप्स के होते हैं और इंसिडेंस भी उसका बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए आपको वो मेंटेन करना है। जो भी आपने प्रिवेंटिव मेजर्स उसमें पढ़े हैं आप इसमें वो सब सारे पॉइंट्स को ऐड ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इसमें की पॉइंट्स आपके जो दे रखे हैं वो आपके 4 हैं। जैसे कि आपको स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी है, मतलब कि जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वो स्टेराइल होने चाहिए। आपको स्क्रबिंग टेक्निक्स का यूज़ करना है। आपको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है। आपको इंट्रा ऑपरेटिव इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ आपको सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हम लोग पेशेंट को बिफोर क्लीन करते हैं सर्जरी से। सो हम लोग कोई भी चीज़, जैसे कि प्रोस्थेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम लोग एड्स का यूज़ करना, उनको हेयरिंग एड्स सुनाई नहीं दे रहा तो हेयरिंग एड्स बाहर से आपने इम्प्लांट करा उनमें, तो वो चीज़ आप उसको क्या करोगे, क्लीन करोगे, चेक करोगे, उसमें कोई भी कंटामिनेशन है ये भी देखोगे और कंटामिनेटेड सर्जरी है कि नहीं, वो सारी चीज़ आपकी एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस सर्जिकल में चेक करोगे। अब इसके एग्जांपल्स कुछ आपके मेंशन हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ मेंशन है, कैसे है। तो इसकी PDF तो आपको खैर टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी, इससे आप देख सकते हैं, इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आपके जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट, नेक्स्ट आपका सर्जिकल सेफ्टी, वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा।